तो बच्चों बहुत शानदार एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से पावर जनरेशन होता है। अब आपने नाम सुना जनरेटर, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जनरेटर वाकई में कुछ जनरेट कर रहे हैं या वास्तव में कन्वर्ट कर रहे हैं? भाई इलेक्ट्रिसिटी, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर, तो वास्तव में जनरेट कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी इज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो जनरेटर का वास्तव में जो काम है बच्चे, वो क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कन्वर्टर, बट जनरली वी रेफर इट लाइक जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर के बाद टॉपिक की बातचीत करते हैं। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई इस इंडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंडक्शन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको जनरल टर्म से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक बहुत शानदार सा मोबाइल लिया जिसमें पीछे 4 कैमरे, इसमें 6 सिम लग जाते हैं, 10 बैटरियां हैं, बहुत बढ़िया सा फोन है, इतना बढ़िया सा परफेक्ट है। आपने फोन देखा, मेरा इवेंट ए ये हुआ कि मैंने फोन परचेज किया। आपने फोन देखा, फोन की कीमत पूछी, मैंने कहा भाई 12,000 रुपए का ये फोन है, बहुत बढ़िया फोन है, सबसे शानदार फोन है। आपका क्या मन हुआ कि ऐसा फोन आपके पास भी होना चाहिए, यही है आपके सपनों का फोन। तो आपने जाके फटाक से वैसा ही फोन अगले दिन परचेज कर लिया, वही फोन परचेज कर लिया। तो एक इवेंट क्या हुआ? इवेंट 1 ये हुआ कि मैंने फोन परचेज किया, पर डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट वे में आपने भी वो फोन परचेज कर लिया। तो ये इनडायरेक्ट वे में एक इवेंट भी हुआ, यानी कि सेम इवेंट अकर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो आप इंड्यूस हो गए, यानी कि मेरे इवेंट से आप प्रेरित होकर आपने वही काम कर लिया। इसी तरीके से जब किसी कॉइल के पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, जैसे कि कोई कॉइल है, ध्यान से समझना बच्चों, कोई कॉइल है, इस कॉइल के पास में जब मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसका टाइम के साथ, जिसमें टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अब टाइम के साथ चेंज, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या दोनों में से एक भी चीज, या दोनों एक साथ चेंज हो रहे हो, तो हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मानेंगे। तो या तो टाइम, हमने क्या करा यहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी लूप के पास में, और यहां कंसीडर मैं ये कर रहा हूं कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्या हुआ, ये जो लूप है ना, आपने इवेंट ए क्या है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इवेंट बी क्या हुआ, ये भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग गया, ये भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग गया। वो कैसे बनाया? इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो गया, इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो गया, और उस करंट इंड्यूस होने की वजह से चारों तरफ, भाई एक अगर करंट कैरिंग लूप है आपका, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है उसमें। इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेटअप हुई कि ये भी टाइम वेरिंग इन नेचर है। तो यहां पर क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। इवेंट ए को देख के इवेंट बी हुआ बच्चों, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब अगर इसमें बच्चे करंट इंड्यूस हुई, इस वाली कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुई, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर आई होगी, और टाइम वेरिंग में जो करंट इंड्यूस हुई उसी की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आई, जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रही है। बाकी में डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझो, अगर करंट इंड्यूस हो रही है, तो करंट को किसी सर्किट में फ्लो कराने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? द ओनली वन, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर ये करंट इंड्यूस हुई, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, इसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, तो इस इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ, और इस ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये पूरा का पूरा है आपका इसी से रिलेटेड, किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है, सारी की सारी जो डिस्कशन है हम ईएमआई में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं, यही सब पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत आसान है, जल्दी से देखते हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया फोटो आई है मेरी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसा कि अभी बताया उसी को लिख लेते हैं थोड़ा। द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय द सेम थिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड। द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जिस फिनोमेना में हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हैं किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द करंट सो प्रोड्यूस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। जैसा कि अभी आपको मैंने डिटेल में सारी बातें बताई। इफ द करंट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट दिस मस्ट बी ड्यू टू सम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है। So this EMF produce the result of change in magnetic field is known as induced EMF। ठीक है, ये induced EMF क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ इसलिए। और इस EMF को हम क्या कहते हैं, induced EMF कहते हैं। आसान बातचीत है ना। चलो आगे बातचीत करते हैं, टॉपिक हो गया, कुछ और डिफरेंट बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने समझाया उसकी समरी है, फटाक से नोट कर लो। सारी चीजें जब पढ़ोगे कॉपी खोल के याद आ जाएंगी, और नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लेना यार, परेशानी की क्या बात है। चलो नोट करो। आइए बच्चों बातचीत करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से डेफिनेशन देख लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं और डिटेल में इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो मैंने बोला वही लिखा है, पर थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर घुमा फिरा के। जो डेफिनेशन आपको अच्छे लगे वो नोट कर लो, ये वाली या मेरी वाली, दोनों हैं ही सेम चीजें। तो अब है क्या, किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, आइए समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, एक एरिया है ए, और एरिया एक वेक्टर है। तो इसका जो वेक्टर होगा ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर, इस एरिया का जो वेक्टर एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर एरिया ए। सिंपल बातचीत। अब मान लीजिए इस रीजन में इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि फील्ड में या स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पर, कहीं भी आप देखें, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज इस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो बेटा हमारे पास है B, और व्हाट इज B? B इज द कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर, नोट कर लिया इसे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। अभी आप ध्यान से देखें, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से शब्दों को सुनना, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने पढ़ा था द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू एरिया इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानते हैं कि अगर इस सरफेस में से n मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया निकलती हैं ये वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अब क्या करा, n प्रोपोर्शनल B है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और कांस्टेंट लगाया, और उस कांस्टेंट को मैंने 1 मान लिया। तो ये n इज इक्वल टू हो गया BA। बहुत आसान है ना बातचीत, सिंपल। तो n क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू द फ्लक्स। तो फ्लक्स हो गया phi इज इक्वल टू BA। ये तब का केस है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस एरिया वेक्टर को थोड़ा रोटेट कर दूं या मैं अपनी सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दूं, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वेरी करेंगी या नहीं करेंगी? आइए चेक करते हैं।
मैंने अब क्या करा, इस एरिया को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। जब बेटा मैंने इस एरिया को शिफ्ट कर दिया तब क्या होगा, तो ये मेरा कुछ एरिया शिफ्टेड कुछ इस तरीके से हो गया। ये एरिया सरफेस ऐसे थी, ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस ऐसे थी, ऐसे हो गई, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, मैंने सरफेस को ऐसे कर दी, तो आप देख सकते हो पहले कितनी जा रही है, 2 जा रही है फील्ड लाइंस। जैसे टिल्ट किया अब 1 नहीं जा रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई। तो यहां पर भी यही हो रहा है। तो किस तरीके से वेरी करेंगे हम देखेंगे अभी। मान लीजिए सरफेस एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया और कंडीशन बन गई कुछ इस तरीके की, ऐसी बन गई कंडीशन। Now, what is the direction of area vector? In this case, the direction of area vector is like this. That is A2. इसे मैंने पहले वाला जो था मेरा वो A1 है और ये हो गया A2। अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कौन कौन सी जा रही है, ये वाली फील्ड जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, ऊपर की 2 नहीं जा रही। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता। ऊपर की 2 बेटा नहीं जा रही, ये कुछ इस तरीके से है। नीचे की 2 जा रही हैं, ऊपर की 2 नहीं जा रही हैं। अब क्या करें, अब कैसे देखें रिलेशन, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा। इस केस को बच्चों मैं यहां पर बना देता अलग से। तो क्या सिचुएशन है, मेरा जो एरिया है सरफेस कुछ इस तरीके से रखी हुई है, लाइक दिस। इसका सरफेस वेक्टर कुछ इस तरीके से है, वेक्टर ए, और जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। और फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के जो बीच में एंगल है वो थीटा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि अभी तो मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं बिना काउंट करे। अभी तो मैं ऐसे तो बहुत सारी होंगी, मैंने 2 बनाई है तो काउंट करके कह दोगे सर 2 जा रही है, क्या दिक्कत की बात है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले लेता हूं, वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, किसका, इस एरिया का, एरिया वेक्टर नहीं, इस एरिया का कंपोनेंट ले रहा हूं, या फिर मैं कहूं दूसरे शब्दों में इस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट ले रहा हूं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, दोनों चीजें डिफरेंट है। सरफेस का कंपोनेंट या जो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, वो क्या होगा, देखो ये सरफेस के क्या होगा, इस तरीके से आ रहा है ना, ये देखो, तो ये कंपोनेंट इस तरीके से आ जाएगा a cos थीटा। और मुझे पता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही होती हैं वो बराबर होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई, यहां पर से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कितनी है, n बाई a cos थीटा इज इक्वल टू b। सिंपल बातचीत। और n इज इक्वल टू जो है वो बराबर हो गया b a cos थीटा। और व्हाट इज n, इट इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो कितना हो गया, n a, सॉरी माफ कीजिएगा, इट इज b a cos थीटा, तो b a cos थीटा हो गई। तो फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। और जितनी फील्ड लाइंस इस वेक्टर, इस एरिया से निकल रही हैं, जो प्रोजेक्शन वाला एरिया है अपना, उतनी ही इससे निकल रही हैं। तो हम यहां से निकलने वाले फ्लक्स को क्या कह सकते हैं, हम फ्लक्स बराबर बेटा कह सकते हैं, देखो b डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो टोटल जो फ्लक्स है वो है b डॉट ए। ये फ्लक्स तब है जब B मेरा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब मैं phi इज इक्वल टू B डॉट A का यूज करूंगा। अब फ्लक्स क्या हो सकता है भाई, फ्लक्स को अगर ध्यान से देखें तो फ्लक्स का फिर से देखें तो phi इज इक्वल टू B A cos थीटा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्या है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। अभी ये तो मैग्नीट्यूड है, इट कैन नॉट बी निगेटिव, ए भी निगेटिव नहीं हो सकता, पर cos थीटा पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। तो क्या कब होगा फ्लक्स हमारा पॉजिटिव, तो फ्लक्स पॉजिटिव होने की कंडीशन देखते हैं, फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा।
तो बेटा फ्लक्स पॉजिटिव तब होगा जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। और अगर मुझे याद हो, मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है या नहीं है, कि अगर आप लोगों को याद है कि जब मेरा थीटा ग्रेटर देन तो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन 90 हो, यानी कि जो मेरा एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल एक एक्यूट एंगल हो, यानी कि थीटा लाई करे या तो 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो पर 90 से छोटा हो, तब यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है या एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मैंने बी ले लिया, ए नीचे ले लिया और ये थीटा एंगल हो गया, तब मेरा फ्लक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि उस कंडीशन में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या उनका कोई भी कंपोनेंट सरफेस में से बाहर निकल रहा है या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस या उसका कोई भी कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। अगर ध्यान से देखो इस वाले केस में, तो यहां पर जो है बी का जो वेक्टर है बी कॉस थीटा, ये बेटा आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। ध्यान से देखें आप, ये देखिए ये बी कॉस थीटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, तो फ्लक्स का मतलब जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस में से बाहर निकल रही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में निकल रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। कैसे देखेंगे इसको, ये केस भी फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स का ही है बेटा, और दूसरा केस भी बना के दिखा देता हूं जिससे क्लियरिटी ज्यादा अच्छी रहे। तो दूसरा केस ये है कि देखिए ये आपका है एरिया और इसका वेक्टर कुछ इस तरीके से और फील्ड लाइंस कुछ ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट रखती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फ्लक्स हम बेटा पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करेंगे। अब जीरो फ्लक्स क्या होगा, यानी कि कोई भी फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलरली जा ही नहीं रही हो या सरफेस को कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही हो। अब जब कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही होगी सरफेस के, तो द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस इज इक्वल टू 0, मींस फ्लक्स 0। तो अगर क्रॉस नहीं कर रही तो ये कब पॉसिबल है, जैसे ये एरिया है मेरी, ये हाथ जो सरफेस है और फील्ड लाइंस एक दूसरे पैरेलल हो। इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही होंगी, पैरेलल हो या टेंजेंशियल हो। अगर मैं देखूं एरिया वेक्टर का होगा तो बेटा ये बन गया मेरा एरिया वेक्टर, दिस इज माय एरिया वेक्टर, और जो ये है फील्ड लाइंस है वो सरफेस के टेंजेंशियल थी, यानी कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरा फ्लक्स जीरो कब होगा, इस चीज को लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर जीरो फ्लक्स, कंडीशन फॉर जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स तो क्या होगा आओ समझते हैं। यानी कि जब मेरा जो फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये सरफेस है मेरी और फील्ड लाइंस इसी सरफेस पे से होके जा रही हूं, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही हूं, और जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से, दैट इज द एरिया वेक्टर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इनके बीच में कितने का एंगल है बच्चे, वो है 90 डिग्री का। तो मैं कहूं थीटा 90 हो या फिर फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या और क्या बोल सकते हैं हम कि सरफेस में के को टेंजेंशियली जा रही हो फील्ड लाइंस, तब उस केस में नेट फ्लक्स जीरो होगा या फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स क्या हो गया बेटा आपका जीरो। कैसे जीरो हो गया, फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा, थीटा 90 है तो बी ए कॉस 90 तो जीरो ही होता है, सबको पता है, सब होशियार। तो ये और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बी ए इंटू जीरो तो जीरो होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लो। तो ये फाई आ गया जीरो, यानी कि ये है जीरो फ्लक्स की कंडीशन। सब समझ में आया, फटाफट छापो इसे, और वैसे नोट्स स्लाइड में भी देखने को मिल जाएंगे आपको।
तो बच्चों किसी दी हुई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के लिए फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा ये देखना चाहते हैं। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जैसे मान लो ये आपका जो है ना सरफेस है, कुछ इस तरीके से आपकी सरफेस है बेटा, ये लाइक दिस, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ है। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा गुजर रही होंगी वो तभी होंगी जब सरफेस परपेंडिकुलर हो, या मैं कहूँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग। क्योंकि जैसे ही आप इसे टिल्ट करोगे, यानी कि कोई एंगल दोगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, वैसे ही नंबर ऑफ लाइंस कम होने लगेंगी और हम कहेंगे फ्लक्स कम होने लगा। तो फ्लक्स हमारा उस समय कम हो जाएगा। तो यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब पैरेलल हो, यानी कि उनके बीच का एंगल 0 हो, तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम फ्लक्स बराबर क्या होगा देख लेते हैं यार, B डॉट ए एंड इट इज BA cos 0 और BA cos थीटा, चलो ठीक है थीटा 0 है भाई, BA cos 0 और 0 की वैल्यू होती है 0 की नहीं, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया BA इंटू 1, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स किसी दी हुई मैग्नेटिक गिवन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के लिए, इट इज B इंटू ए एंड इट इज क्वाइट इजी। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है यार, द कंडीशन फॉर नेगेटिव फ्लक्स। और व्हाट इज द मीन बाय दिस, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स तो मैंने बताया ना कि पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू के लिए, यानी कि मेरा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। आइए देखते हैं। देखिए ये मेरा सरफेस कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका और एरिया वेक्टर कुछ इसका ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही है लाइक दिस। This is the direction of magnetic field lines, कुछ इस तरीके से, that is the direction of magnetic field lines। तो मैं देखूं यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर है और एरिया वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना है, इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, और ये कंडीशन अभी के लिए। पर cos 180 क्या होता है, cos 180 माइनस का 1 होता है, यानी कि मेरा नेगेटिव फ्लक्स कब तक रह सकता है, जब थीटा मेरा 0 से कम हो, मतलब cos थीटा 0 से कम हो, या थीटा लाई करे 90 से तो ज्यादा हो, 180 से छोटा या उसके बराबर हो, तब मेरा फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द मीन बाय द फ्लक्स नेगेटिव, नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है बच्चों। तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखो, जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस एरिया के अंदर आ रही हैं, यानी कि जब मेरा फ्लक्स इनवर्ड हो, फ्लक्स कैसा हो बेटा, फ्लक्स इनवर्ड हो, यानी कि किसी सरफेस के अंदर आ रही हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब हम उस फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, या वैसे भी देख सकते हैं कि cos थीटा उस समय नेगेटिव होता है, तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, फाई मस्ट बी लेसर देन 0। ठीक है, इस केस में तो जब थीटा 90 से बड़ा और 180 के बराबर या उससे छोटा है, तब मेरा फ्लक्स क्या है, तब मेरा फ्लक्स बच्चे नेगेटिव है, या थीटा ऑब्ट्यूज है या फिर 180 के बराबर है तो फ्लक्स नेगेटिव है। अब ये सारी केसेस में एक चीज कॉमन रही कि हमारी सरफेस जो थी ना प्लेन थी एकदम, बट व्हाट विल हैपन इफ आई हैव अ कर्व्ड सरफेस, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले कुछ नोट्स बना लेते हैं, उन्हें नोट कर लो फटाफट, मैं कुछ पॉइंट्स और हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चलो जल्दी से पहले फोटो बना लो ये सारी, और फोटो के साथ नोट्स लिख लेना, फोटो बना के रख लो हर एक की, और कुछ जगह छोड़ के नोट्स लिख लेना। चलो देखो स्लाइड्स। व्हाट इज द फ्लक्स, कंसिडर अ प्लेन एरिया ए प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी शोन इन फिगर, मैंने दिखाई थी आपको, एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of magnetic field, the magnetic field passing through the area is defined as the total number of magnetic, या फ्लक्स की बात कह लें, वो बराबर हो गया phi is equal to B dot A where B is the intensity of magnetic field and uniform। देखो यहाँ पर भी इन्होंने भी मेंशन किया है, और इन्होंने कोई नहीं, मैंने ही बनाई है स्लाइड्स। तो B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
और ए क्या है, एरिया वेक्टर है बच्चों। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब b को हम ऐसे भी कह सकते हैं, b cos थीटा इज द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द एरिया। बिल्कुल सही बात है, डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही इसका। और एक बार अगर आप लोग भी करके देखना कि क्या बात जो लिखी है वो सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, आप लोग इस तरीके से क्या एक्सप्लेनेशन रखते हो मुझे कमेंट में बताना, मैं इंतजार करूंगा। आगे की बातचीत करें बच्चों। सो स्पेशल केसेस दैट अभी तो देखे थे, तो क्या है स्पेशल केसेस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, थीटा 90 जीरो फ्लक्स, थीटा लेस देन 90 देन अपना जो है थीटा लेस देन 90 देन कॉस थीटा। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्लाइड में, तो जस्ट स्किप दिस वन। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होना चाहिए था, तो उस पार्ट को स्किप कर देना। टाइपिंग एरर हो गई होगी यार, परेशान क्यों होते हो, मैंने तो सब एक्सप्लेन किया ही है ना, तो परेशान मत हो। इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन, दैट्स द पॉइंट आई एम डिस्कसिंग हियर, देन व्हाट विल हैपन इफ सरफेस इज नॉट प्लेन। तो देखते हैं, आओ। तो बच्चों अब सरफेस मेरी एक प्लेन नहीं है, एक कर्व्ड सरफेस है लाइक दिस। वाओ, कुछ इस तरीके का कर्व है ये। अब इस सरफेस से कैसे फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, या टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या मैं कहूँ फ्लक्स की बातचीत। टोटल नंबर ऑफ बहुत बार बोल लिया, बड़ा शब्द है, इतना बोलने में तकलीफ है। तो फील्ड लाइंस जो हैं, यानी कि तो जो फ्लक्स है वो कैसे निकालो। अब हर केस में जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, क्या वो सेम है, डिफरेंट है, क्या इसका कोई एक, देखो एरिया वेक्टर एक प्लेन के लिए डिफाइन है, पर कर्व्ड सरफेस के लिए कैसे देखें हम, फ्लक्स कैसे देखें। तो इस कर्व्ड सरफेस को मान सकते हैं कि कई छोटी छोटी प्लेन सरफेसेस से को मिला दिया गया तो ये कर्व्ड सरफेस बनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी ऐसे ही कर्व्ड सरफेस का पोर्शन ले लेता हूं जो कि प्लेन है, बहुत छोटा सा, और इसको कहता हूं मैं ds, दैट इज द डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट। तो ds है डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट, दैट इज द ds। अगर ds का एरिया वेक्टर, क्योंकि ये प्लेन है, मैं मान रहा हूं कि कंप्लीट कर्व्ड सरफेस कई छोटे 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 प्लेन सरफेसेस से मिलकर बनी है, तो क्योंकि ये प्लेन है तो इसको मैं वेक्टर कंसिडर कर सकता हूं। तो इसका ds वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया, और ये b वेक्टर हो गया, और मान लिया इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जो इस छोटे से सरफेस से निकल रहा होगा फ्लक्स, वो भी तो बहुत छोटा होगा, जिसे मैं कहूंगा डी फाई, और ये डी फाई बराबर क्या होगा, वेक्टर बी डॉट डी एस। वेरी सिंपल, और वी कैन राइट इट बी डी एस कॉस थीटा। थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, जो थोड़ा सा पॉइंट मैंने कहा था आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। अगर देखो कोई सरफेस कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझना बच्चों, और इसका एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वेक्टर ये है, तो बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, और फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, एंड वी कैन राइट इज बी कॉस थीटा इनटू ए। सो व्हाट इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और वी कैन राइट इट, क्या बोल सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये हो गया अपना फ्लक्स। तो बी परपेंडिकुलर इंटू बी सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मत लेना बच्चों, फ्लक्स। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बी परपेंडिकुलर इंटू ds। अब मुझे टोटल सरफेस का फ्लक्स देखना है, तो कैसे देखूं ऐसे कई सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को जो निकल रहा होगा उनको फ्लक्स को जोड़ दो, ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स है ना, इनसे जो फ्लक्स निकल रहा होगा इनको जोड़ दो, तो जोड़ के मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो वो टोटल फ्लक्स जोड़ने की प्रक्रिया होती है हमारी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इस साइन से, सांप नहीं, साइन से दिखता है। तो ये हो गया बी डी एस
और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी ए वेक्टर, सिंपल। और किस पे, ये टोटल सरफेस को मैं कह दे रहा हूं, टोटल सरफेस को एस कह दे रहा हूं, तो इस सरफेस के ऊपर पूरा इंटीग्रेशन करूंगा बी डॉट डी ए का। अच्छा डी ए लगा दिया, एस ले लूं मैं भाई, ds वेक्टर b डॉट ds, ऐसे इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे कई सारे एलिमेंट्स के ऊपर मैंने यही प्रोसेस किया, b डॉट ds निकाला, फिर दूसरे एलिमेंट पे b डॉट ds निकाला, फिर तीसरे एलिमेंट पे b डॉट ds निकाला, सबको जोड़ दिया। जोड़ने का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब समझ में आ गया होगा। बायो वालों आप लोग इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स जो इस कर्व्ड सरफेस से निकल रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत फैराडे लॉस की करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी से सारी वीडियोस कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चंस करने इसके ऊपर बहुत सारे। तो मुझे लगता है आप लोगों को मजा आया होगा। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट में यार मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद।